जो पढ़ाया जाता है क्लास में, ठीक है। तो देखिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है जी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। ना तो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है और ना ही सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट का ना तो अमाउंट और ना ही नेचर, यानी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो गई। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के होते थे, जिसमें कि पहला हमने बात किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें था कि RLVP नाम में ही है लो, यानी कि वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो अगर वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का हुआ और सॉल्यूशन का हुआ, प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन का, तो आप बताइए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? प्योर कंपोनेंट का हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। ये सिंपल सा एग्जांपल से भी समझ सकते हो। वाटर है और आपके पास सी वाटर है जिसमें NaCl भी मिला हुआ है, तो ऑफकोर्स इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। बैठिए, बात समझ में आता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये चीजें ध्यान में रखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा तो मैं मार्क करके ही देता हूँ आपको। मैं खुद ही कहता हूँ कि ये सब ज्यादा चीजें पढ़ने से अच्छा है कि जो पूछता है उस पर फोकस कीजिए और उसको पढ़िए, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करना है, ठीक है। हम कभी नहीं फोकस करते कि मेरे क्वेश्चन ज्यादा करो या यही बनाओ, या आपको भर भर के 15-20 क्वेश्चन रोज असाइनमेंट में मिल रहा है। 5 भी नहीं मिलता हूँ मैं, मिला है किसी दिन? आज तक एक साथ एक क्लास में 5 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में नहीं मिला, और उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते हो, 2 दिन छुट्टी भी मिलता है। ये सब पढ़ के आया कीजिए कि ये और ये। हाँ, अगला ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा फिर से सुनिए, क्लास में ही मैं रिकॉल करा रहा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन। अब 4 ऑप्शन देगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट सॉल्यूट घुमाते रहेगा, तो आप किसको टिक करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और उसके बाद इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो NS बाई टोटल सोल, लेकिन चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है तो इसको डायरेक्ट हम N सोल भी लिख सकते हैं, और जिसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो पुरानी फॉर्मूला है जिसको आप जानते ही थे, उसको आप एक्सपेंड कर दिया गया, उसको रहने दीजिए। बस अब ये बात काम का है, इसको जानिए कि RLVP क्या होता है और किस तरह से इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो सारे क्वेश्चन वो हुए जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे एग्जाम में, लेकिन सब्जेक्टिव में लिखने भी आता है। एक्सप्लेन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, बुक तो नहीं लाया हूँ लेकिन मैंने पिक ले लिया उसका। तो प्रीवियस ईयर का मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या है। सुनिए, कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा। 2022 में ये पूछा है, सुनिए और जवाब दीजिए। सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल किया जा रहा है, विदाउट चेंज एनी इन कंपोजिशन। उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कैसा है जी? कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, एजियोट्रॉपिक, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, आइडियल। याद आ रहा है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो आपको ऑप्शन देख के भी याद आएंगे, बट ये भी बताया था कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कौन होता है? एजियोट्रॉप्स, जिसमें कि उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपके पूछे हुए हैं। एक और ऑब्जेक्टिव सुनो, द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन इज कॉल्ड। भाई जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, 2025 इसी साल का क्वेश्चन है। आइडियल, नॉन आइडियल, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल। नॉन आइडियल है ना आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बना लेना, बाकी तो पुराने करवाए थे। और सुनिए, देखिए हम बोल रहे हैं ये लिखने के लिए भी आएगा RLVP। जैसे 2018 में क्या आया, व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड बोला यानी वो प्योर है, अभी उसमें कोई इम्प्योरिटी या सॉल्यूशन नहीं बनाया गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कुछ इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, किसमें? प्योर कंपोनेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो क्यों होगा? तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना, लास्ट क्लास कराया था। RLVP ही आपसे पूछ रहा है, भाई शुगर ऐड कर दो वाटर में, या चलो सॉल्ट आपको ज्यादा समझ में आता है, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो पहले ये इसका
वेपर प्रेशर जो होगा वो बाद में ही जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, ऑफकोर्स इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको अगर एक्सप्लेन करना होगा तो आप कर दीजिएगा। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर लिक्विड या प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट, जो भी लिखना है, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बिकॉज इन केस ऑफ प्योर वाटर, थोड़ा सा लिख देना, आप चाहो तो इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इन केस ऑफ प्योर वाटर क्या होगा जी, लेस वेपर, इन केस ऑफ प्योर वाटर मोर वेपर विल बी फॉर्म, ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई, क्योंकि इसमें सारा हीट एनर्जी किसको मिल रहा है, इसको। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन है ना, हीट ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सो वेपर फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज लेस देन किससे, एज प्योर कंपोनेंट। दो चार लाइन ऐसे लिख देना और डायग्राम बना देना, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आ रहा बात समझ में, लिख लोगे ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपका आया हुआ है। देखो और एग्जाम के क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या आया था। What are the difference between ideal and non ideal solution? 2019, 20, 22 3 साल लगातार पूछा, समझ जा रहे, ये तो कर ही लोगे आइडियल नॉन आइडियल, बहुत कॉपी में लिखवाया हुआ आपके। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है जो पिछले क्लास का है, 2024 में पूछा है, एक्सप्लेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो इसको एक्सप्लेनेशन कराया कि नहीं, मैंने बोला था ना 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये सब आता है क्वेश्चन। आपको ज्यादातर बिहार बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको ये आएगा कि एक्सप्लेन कीजिए, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखो कि आप डेफिनेशन रटा नहीं जाता है, वो डायग्राम मैप से समझा जाता है। जैसे देखिए हम तो ये सब खुद ही से ना लैंग्वेज बना सकते हैं जी, कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर कंपोनेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड RLVP। और थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं, ये PS है यानी सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये बात लिख दी। आया बात में, इतना काफी है 2 मार्क्स के लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और बाकी इस पे आएंगे न्यूमेरिकल्स, किस पे, इस फार्मूला पे। इसको तो डेराइव कराया ही था, फार्मूला याद है तो इसमें मन है तो लिख दो, फार्मूला भी लिख दो, क्या जाता है। लेकिन इसमें मेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि नीट में ही पूछा हुआ भी है ये क्वेश्चन, ये किस पे डिपेंड करता है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, कौन, RLVP। कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो जो पिछले क्लास में जो रिवीजन करके आपको आना चाहिए वही 5 मिनट में मैं यहाँ रिवीजन कराता हूँ, 5 मिनट आपसे पूछ लेता हूँ, है ना। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस इस पे पूछे हुए हैं RLVP पे, मैं बताता हूँ। हाँ देखिए ये पूछा है 2021 में, इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और लास्ट क्लास मैंने बोला था ना 2020 का ये क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा, डिक्रीज। हालांकि ये तो आगे पढ़ेंगे अभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग वाटर, लेकिन ऑप्शन सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज हाई, मोर एयर। बताया था ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है ऊपर जाने पे, कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से और भी है 2020 में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन है, ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी, हाफ लाइफ टाइम। ऑस्मोसिस नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ ऑस्मोसिस हो जाएगा। ऑस्मोसिस बाद में हम पढ़ाएंगे, ये रिवर्स ऑस्मोसिस RO वगैरह काम करता है ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही काम करता है। ठीक है, तो आपको बताएंगे ये कैसे काम करता है उस समय जब पढ़ेंगे। तो कोई डाउट इसमें? हाँ देखिए 2022 में एक और पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बार बार पूछ रहा है ना, इसलिए मैंने इस पे फोकस ज्यादा किया था। और देखिए क्या पूछा है, वही 2015 में ये भी पूछा है, एक्सप्लेन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन रॉल्ड्स लॉ, ये सब किए हुए कि नहीं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, और आगे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक और पूछा हुआ है यहाँ पे, वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 2-3 बार पूछा अलग अलग साल में, कभी 17 में, कभी 15 में से पूछा हुआ है। ठीक है, और इन पे कुछ दिया था होमवर्क कि आप ये न्यूमेरिकल्स बना के आइएगा। तो बताइए कोई डाउट है आप लोगों को न्यूमेरिकल में? पहले तो बताओ बनाए कितने लोग,
W से, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं जो इन्होंने पूछा है। हाँ देखिए, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास को हम W से डिनोट करते हैं और S, तो WS की वैल्यू हम लोग लेते हैं। तुम दोनों क्यों नहीं बनाई जी, तुम लोग तो ठीक हो, क्या हो गया तुम लोगों को? ये सब तो आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये हमें निकालना है, ठीक है। और साथ साथ अगले लाइन में पढ़िए, वहीं पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इसका मोलर मास क्या है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MS क्या है, 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। हाँ तो देखिए क्या कह रहा है कि देखिए मेरे पास ऑक्टेन है, ठीक है, ऑक्टेन लिक्विड है ना जी, ठीक, ऑक्टेन है और ऑक्टेन का मास कितना है, 114 ग्राम ऑक्टेन है, ठीक है। अब ये बताइए 114 ग्राम जो ऑक्टेन है ये किसका मास है, ये सॉल्वेंट है ना, तो ये सॉल्वेंट का मास है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखो तो ऑक्टेन लिख लो, आपको मन जैसा है। WSOL इसका मास कितना जी, 114 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास नहीं बता सकते हो, चलो जल्दी से बताओ मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लो MSOL, कितना आएगा? ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, C8 अल्केन ग्रुप का है, दुगने से दो ज्यादा, ये कितना जाएगा 18, बताइए कितना आ रहा है, यही आएगा, है ना। आपको पता है ना कार्बन का मास कितना, 12, और कितने कार्बन है 8, प्लस एक हाइड्रोजन और मल्टीप्लाई 8, कितना हो जाएगा 96 प्लस, सॉरी ये 18 है ना, 18 हाइड्रोजन है, तो 18 जोड़िएगा कितना आएगा, 114 ग्राम आएगा, यानी मोलर मास कितना आया मेरा, 114 ग्राम। ये मिल गया, ये तो हमें निकालना है बाबू, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बोलो कोई दिक्कत? मोलर मास सॉल्यूट का दिया हुआ है ना, सॉल्वेंट का भी पता है, सॉल्वेंट का मोलर मास भी पता है, हमने निकाल लिया, बोलो कोई दिक्कत? अब हमें क्या चाहिए, ये वाला दोनों वैल्यू। चलिए आइए पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में वो किया क्या है बताइए, सुनिए क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़िएगा तो बोला है कि इसमें ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन गया सॉल्यूशन, और उसके इसमें वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो मान लो हम पहले मान लिए इनिशियल वेपर प्रेशर कितना था, ये प्योर कंपोनेंट का है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कौन, ऑक्टेन है ना, प्योर ऑक्टेन कितना हो जाएगा जी, P0, इसको मान लिया हमने P0, बोलिए कोई दिक्कत? आप X मान सकते हो, जो भी मानना है, हम P0 मानते हैं क्योंकि P0 से डिनोट करते हैं जी प्योर को। तो बोला कि इसमें जब ये मिक्स कर रहे हैं ना तो वो कितना हो जा रहा है, P0, और बोला उसके बाद कि ये ना घट जा रहा है, घट के 80% तक बच रहा है, कितना 80%। इसका जो सॉल्यूशन यहाँ बन रहा है ना उसका वेपर प्रेशर घट के कितना हो जा रहा है, 80% तक। तो बताओ PS कितना हो जाएगा, 80% ऑफ P0, तो नहीं निकाल सकते हो, निकाल लो, 80/100 इंटू P0 कितना आ जाएगा, 0.8 P0। PS की वैल्यू मिल गई तुमको, यही निकालना इसमें एक नया चीज था, बाकी सब इजी है। अब बताओ PS मिल गया है मुझे, PS को क्या है, PS को क्या पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का तो हमेशा घटता ही है, तो देखो P0 से घट गया, प्योर का ये रहा, ठीक है। तो अब बताओ, अब तुम्हें निकालना है क्या, कि ये जो सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं कितना ग्राम ऐड करेंगे कि इतना घट के हो जाए, 20% घट जाए, है ना, वो कितना हम ऐड करेंगे। तो यानी हमें क्या निकालना है, WS की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे फॉर्मूला, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू, W के टर्म में लिखो WS बाई MS, W सोल
भाई क्या लिखेंगे, एम सोल। क्या सब सॉल्व हो जाएगा? तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये डब्ल्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, बस एक नया चीज यही था कि इसका वैल्यू 10-20 दे देता ना तो आप घट के 80% बता देते। यहाँ आपको मानना पड़ेगा पी नॉट है जी, और 80% घट के 0.8 पी नॉट बच रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए और बनाइए डब्ल्यू एस की वैल्यू बताइए, बनाइए सब लोग। और वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, देखिए पी नॉट रहने दीजिए, ये 0.8 पी नॉट और डिवाइड बाई पी नॉट, और इधर क्या आएगा, डब्ल्यू एस निकालना है। एम एस कितना जी, 40, ये नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, 140, ये तो मतलब कैंसिल आउट हो गया। चलिए छोड़िए, ये घट के पी नॉट कॉमन ना ले लो, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा जी, डब्ल्यू एस बाई 40। ये घटाओ तो कितना आएगा, इधर मैं लिखता हूँ, ये घटाएंगे तो हम लोग 0.2 पी नॉट बाई पी नॉट, इधर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एस बाई 40। ये पी नॉट कट गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80। हाँ, 8 लिख लो, कोई बात नहीं 8 ही लिखो, 8.0 आएगा, लेकिन खैर 8 लिख लेते हैं। तो 8 ग्राम अगर हम, सुनिए, 8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब उसका वेपर प्रेशर कितना घट जाएगा, 20% घट जाएगा। 20% घट गया ना, 80% बचने का मतलब 20% घट चुका है, तब ये संभव होगा। आया बात समझ में? ठीक है, और बाकी जो 10 कह रहे हैं वो आएगा जानते हो कब, जब आप ये फॉर्मूला लगाइए, डब्ल्यू एस बाई एम एस और फिर डब्ल्यू एस बाई एम एस प्लस डब्ल्यू सोल बाई एम सोल। तो कभी कभी ये भी लगा के बना सकते हो, बट ये भी सही है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। हाँ देखिए, ए अल्लाह नहीं करो, यहाँ नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है। नेचर का मतलब समझ रहे हो कि उसका आप एटम की संख्या निकाल लो, जेड की वैल्यू, और बता सकते हो कि वो अगर 1 रहा तो ये होगा, 2 रहा तो बीसीसी, और 4 रहा तो एफसीसी। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या करेंगे जी, ए क्यू कर देंगे। ठीक है, अब हमें तो ये निकालना है ना, हमें क्या निकालना, नहीं जेड निकालना है, तो जेड निकालना, सबको इधर भेजिए। तो जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ए क्यू इंटू एन ए और डिवाइड बाई एम। चलिए डी, डी का वैल्यू क्या है, ये रहा 2.7 इंटू 10⁻³ और ए क्यू यही कर लें, या चलो 405 इंटू 10⁻12 का क्यू, और Na का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय m का वैल्यू कितना होगा जी 2.7 इंटू 10⁻−2 है कि +2 है, देखो माइनस है, माइनस है, ठीक, प्लस है, वही कर रहा हूं, देख लो। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए, ये तो कट जाएगा, नंबर को एक साथ कीजिए, ये 405 का क्यूब हो जाएगा और ये एवोगाड्रो नंबर का ये नंबर हो जाएगा। खैर 10 का पावर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए ये 10 का पावर और ये 26 आ जाएगा। चलिए 10 का पावर 26, निगेटिव में कितना आएगा 10⁻36, आइए 10 का पावर ऊपर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा। ठीक है, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, छोड़ो हटाओ। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करो तो 10 का पावर कितना आ जा रहा है, 12 बच रहा है ना, -12। हाँ, और इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 405 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 405 मल्टीप्लाई 405 मल्टीप्लाई 405, हाँ
6646430125। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई ये भी कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई 6.022, ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है जी। यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पे 400042212.75 यार है। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ तो काम का चीज मिल ही गया है, 4 आ जाएगा। देखिए ना, यहाँ कितना डिजिट है, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, ये 12 है। एक्चुअली एक थोड़ा सा मिस्टेक जानते हो क्या हुआ है, ये ना माइनस होगा। हाँ, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो देखो बाबू क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 36 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अच्छा, -8 से इसको ये ऐसे डिवाइड करो ना, तो ये कितना डिजिट पहले डेसिमल आएगा, तो आ गया 4.00। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यही आंसर होगा। हाँ क्या, यूनिट सेल कौन सा है ये बताया नहीं गया, यूनिट सेल कौन सा है ये बताया नहीं गया, लेकिन बताया गया पी कहाँ पे है जी, पी के बारे में कुछ बताया नहीं, क्यू के बारे में बताया गया। क्यू कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल ना, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है जी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक एटम 2 टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, जैसे होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 टाइप का नहीं ना मिला, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि 2 तरह के एटम है, पी और क्यू, लेकिन ये नहीं बताया गया कि यूनिट सेल कौन सा है। ठीक है, यूनिट सेल कौन सा ये नहीं बताया गया, तो बोल रहा है कि आप बताइए, लेकिन ये बताया गया है कि एटम क्यू अरेंजमेंट है व्हाइल द एटम ऑफ ऑक्यूपाई एट द टेट्राहेड्रल साइट। हाँ, क्यू के बारे में सुनिए, यहां पे बताया गया है क्यू, और ये इसके बारे में बोला गया है कि ये टेट्राहेड्रल पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान लिए हम नंबर ऑफ एटम कितना है, एक्स, मान सकते हैं ना, ये आपको मान के ही बनाना होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्यू, मान लो क्यू एटम आप माने एक्स, कितना माने जे एक्स, तो बताइए, ध्यान दो इधर, तो नंबर ऑफ एटम पी कितना होगा, आपको पता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2x होता है, दुगने होता है ना, 2x। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो अब निकाल लो, फॉर्मूला क्या आएगा जी, p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 2x, ऐसा निकाल लो ना, p इज टू q कितना आ जाएगा, 2x इज टू x, यही आएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें x कॉमन नहीं ले सकते हो, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, इसका 1, यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए। अरे आप लोग नहीं उड़े हुए, देखिए यहाँ कितना आएगा, P2Q1, ये आएगा फॉर्मूला, समझ में आ गया, इनमें खुश का है इतना, देखो यहाँ सुनिए, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, P आपका 2 आ जाएगा और x क्यू कितना आएगा 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये कितने लोग का ये आया है, क्या कोई दिक्कत, अच्छा समझ में तो आया ना। अब बताइए और कोई क्वेश्चन में डाउट, अब बाकी सब तो आपने देखा होगा, लगभग सारे क्वेश्चन कराए हुए थे, उसी तरह के आए थे, है ना, तो बनने चाहिए, सब बनाए हो ना। ठीक, तो अब बताइए एनसीईआरटी में और क्या दिक्कत है, आरएलवीपी के क्वेश्चन में, चलिए लिखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, एलिवेटर वर्ड से आ रहा है, आप जानते ही हो एलिवेटर का मतलब बढ़ना, और कौन बढ़ेगा जी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो लिखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, it is a temperature, it is a temperature at which
it is a temperature at which vapor pressure of solution vapor pressure of solution is equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure of solution is equal to the atmospheric pressure. समझे? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो लिक्विड है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वो मतलब कुल मिला के एक कहने का मतलब है कि लिक्विड कहाँ चला जाए? एटमॉस्फेयर में, तब ना उसका प्रेशर इसके बराबर होगा। तो उस केस में वो वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यही कहलाता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे ये होगा वही उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है जी? सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो यही कहलाता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? इसको ग्राफ से समझते हैं अच्छे से थोड़ा, है ना, कि क्या मतलब होता है इसका। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बात बताइए, इसमें कौन कौन सा प्रेशर की बात कर रहे हैं? एक तो है वेपर प्रेशर, और ये हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। सुनिए, मान लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं? 1 atm। अब कोई लिक्विड है, वो तो यहाँ है, ठीक है, ग्राउंड पे है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, सुनिए, उसका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कभी तो जाके वो क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। तो ये जिस टेम्परेचर पे होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वही कहलाएगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। और अगर ये वाटर होता है तो वो एग्जैक्टली 100 पे होता है। आ रहा है समझ में? इसका प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए तभी वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और अगर ये वाटर होता है, इन केस ऑफ वाटर, तो ये कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है, लेकिन उस केस में वेपर प्रेशर कितना होगा लिक्विड का? वेपर प्रेशर कितना होगा? लिखा हुआ था वेपर प्रेशर कितना होगा जी? वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर। यानी आप समझे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर को हम बॉयल करेंगे तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा जी? 1 atm। अब प्रेशर के यूनिट्स और भी हैं, जैसे एटीएम के अलावा क्या है? बार। तो ये पास्कल होते हैं। तो ये सब वैल्यू ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ऐसे 1 atm भी याद है तो काफी है। और क्या होता है यूनिट? बार हो गया, पास्कल हो गया, और एक होता है मरकरी से मेजर किया जाता है 760 mmHg। ये चारों में से कोई हो सकता है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, तो आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? mmHg में 760, और प्रेशर में 1 atm, और बार में इतना। तो ये आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्व करते समय हो सकता है ये डाटा आपको लिखना पड़े खुद से, तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिया रहेगा हर समय, ठीक है। तो लिख लीजिए। बोलिए बात समझ में आती है? कोई दिक्कत किसी को बॉइलिंग पॉइंट में? तो लिख लीजिए, और अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। हाँ लिखिए, वही काम करेंगे। देखिए समझिए डिफिनेशन कैसे लिखना है। आप पहला टर्म तो यही ना लिखोगे कि कोई हम सॉल्वेंट लिए, प्योर लेते हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट लिए यानी वाटर लिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या ऐड करोगे? बोलो क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किए, तो बताइए किस में ऐड किए हैं? प्योर वाटर ही मान लो, चलो सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर लेना, ठीक है। तो आप जब प्योर वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो बताओ, मान लो शुगर ऐड किए या सॉल्ट ऐड किए, ठीक है,
नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब शुगर वोलेटाइल होता है क्या, आग में लगाएंगे तो वो मतलब हुआ। अच्छा यहाँ उसके बाद क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस वाटर में अब क्या प्रेजेंट होगा, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी तो प्रेजेंट होगा जो हम ब्लू मार्क से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए अगर ये भी प्रेजेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कितना जी, 100। मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये इससे ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा ना, क्योंकि अब हीट एनर्जी ये भी ऑब्जॉर्व करेगा। आ रहा है समझ में। तो अगर ये हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को ही क्या कहते हैं, तो डेफिनेशन क्या लिखिएगा क्लास में ही याद कीजिए, सुनिए। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर वाटर देन boiling point of solution will be increase. This increase in boiling point is called, याद हुआ। और ये डायग्राम बना देना, अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए पहले 2 लाइन लिखिए इसके बारे में। और इसका सिंबल क्या था जी, डेल टी बी, लिख लीजिए। लिखिए व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या हो गया तुम लोगों, when a non-volatile solute is added to the, when a non-volatile solute is added to the, is added to the pure water, when a non-volatile solute is added to the pure water, है ना, then its boiling point, then its boiling point will be increases, then its boiling point will be increases, then its boiling point will be increases. This increase in boiling point, this increase in boiling point, this increase in boiling point is called, this increase in boiling point is called elevation in boiling point. Increase in boiling point is called elevation in boiling point. boiling point का बढ़ना, सॉल्यूशन बनेगा तो boiling point क्या होगी, बढ़ेगी। अब चाहो तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और समझने के लिए लिख लो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आप समझ ही रहे हो, नमक चीनी पानी के घोल को गर्म करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना होगा एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। प्योर वाटर जल्दी गर्म हो जाता है, नहीं, आप लोग दिन में गर्म पानी गर्म करते हुए भी वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। देखिए इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर ये सब आपको एग्जाम में याद रहता तो लिख देना, नहीं याद रहता तो छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को मान लो हम टीबी नॉट, नॉट लगाते हैं ना, ठीक है, बी आपको रिप्रेजेंट करा बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लोग मानते हैं क्या, टीबी मान लेते हैं, नॉट इसमें नहीं लगाएंगे सॉल्यूशन के लिए, तो ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये भी बता सकते हो कि अगर सिर्फ तुमसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, प्योर वाटर का या सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, मन हो तो लिख लेना बगल में, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, और नॉट का मतलब प्योर वाटर का, तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का। ये उल्टा चल रहा है उससे, आरएलवीपी से, आरएलवीपी में याद करो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, बट यहाँ पे सॉल्यूशन का ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखो, अभी लिखाया ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपको एग्जाम्स में ये सब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो हम भी पूछेंगे, जाहिर सी बात है, वही आपको याद करवाना ही है क्लास के लिए। तो आप इस सबको पढ़ के आया कीजिए, 2-4 पॉइंट्स लिखाए जाते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं और इसको लास्ट में आपको समराइज में भी
इंक्लूड करा ऐड करा देंगे ताकि आप समझ जाओ कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होगा। अब आइए इसको ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। एक तो एक्सिस पे वेपर प्रेशर रखेंगे और दूसरे एक्सिस पे टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, और इसमें 1 atm कहीं मान लो तो ये क्या कहलाएगा, मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिए थे, सबसे पहले बताओ, प्योर क्या लिए थे, प्योर। भाई दिख नहीं रहा है, प्योर बोलता नहीं है सर, जब बोलने के लिए कहेंगे तो नहीं बोलेगा। जब प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है जी, प्योर सॉल्वेंट, यही लिए थे ना। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये तो प्योर वाटर का क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सॉल्यूशन का खींचेंगे ग्राफ, किसका खींचेंगे, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मुझे ये बताओ ग्राफ कि इसके बिलो जाएगा इसके एबव जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं कि इसके एबव जाएगा, हाथ उठाइए। मैं 2 को दिया हूं, ए या बी, अब बोलो कौन होगा। ए कितने लोग कर रहे हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, बी कितने लोग कर रहे हैं, कोई नहीं। अब भी कर रहे हो क्या, ये हाथ ऐसे है तुम्हारा। अच्छा सोच रहे हो, सोचो आज तुम सर्कस में का दू जोकर रहबे करता है सबको। हाँ देखिए, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, तो सॉल्यूशन का देखिए, सॉल्वेंट जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आया तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। अगर वाटर है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, अब सॉल्यूशन की बात की है, किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जब कितना हो जाएगा, 1 atm के बराबर, ये 1 atm के बराबर होगा, तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, टीबी। टीबी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। अब आप जानते हो कि टीबी सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो इधर ग्राफ नहीं जा सकता, अगर इधर ग्राफ जाओगे तो फिर तो ये टेम्परेचर घट गया ना, तो ये गलत है। तो यानी कि ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा। आया बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो सॉल्यूशन का ग्राफ इसके बिलो से जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम इतना नहीं आ पाता है, लेकिन कंपटीशन में इस तरह से ग्राफ आएगा। तो मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ कि किस तरह का आएगा। फिलहाल ये समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। तो अब बताओ, ये जो डिफरेंस आया यही ना कहलाता है भाई, पहले 100 डिग्री था, अब बढ़ के हो गया 105 डिग्री, तो कितना बढ़ा, वही ना एलिवेशन कहलाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, डेल टीबी, यही ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। यानी डेल टीबी किसके बराबर होगा, बोलिए, टीबी भाई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हटा दो, तो टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया, किसी को कोई दिक्कत है ना, इसको लिख लीजिए। ये फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इक्वेशन यहां से आया जो आपके काम का है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन कैसे आते हो कंप्यूटर, 3 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए बी सी, और तीनों का आपको टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का रिलेशन दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन तीनों सॉल्यूशन में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बता सकते हो ना। उसका तरीका क्या होता है, आप दोनों देखिए, ये भी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल है, तो पहले एक किसी को कांस्टेंट कर लो, एक किसी को क्या करो, कांस्टेंट। कैसे करोगे, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जो कि 1 atm के बराबर होता है, तो 1 atm मान लिया, यहां से एक लाइन खींच दी, आ रहा है समझ में, ग्राफ को देखो कैसे डील करना। तो 1 atm खींच लिए, अब हम देख लिए ये जो कटा है जहां पे, यही इसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यहां तक, ये बॉइलिंग पॉइंट कहां होगा, यहाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी, सी की। तो हो सकता है आपको ऑर्डर भी अरेंज करने आ जाए,
तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का, फिर बी का, फिर ए का। ये कौन सा ऑर्डर मैंने लिखा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो ना। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन, लिख लो। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो इस तरह का आपको सवाल देखने को मिल सकता है एग्जाम में। हाँ लिखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है सिंबल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल टीबी है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the, is directly proportional to the molality, is directly proportional to the molality। यानी ये किस पे डिपेंड करेगा जी, मोलालिटी। आरएलवी पे किस पे डिपेंड करता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है। आया बात समझ में, ये आपका मोलालिटी पे डिपेंड करेगा। तो आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहां से भी पूछ सकता है कि मोलालिटी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, 4 रहेंगे, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी है ना, मास परसेंटेज। तो किसको टिक करोगे, मोलारिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव आज भी टिक करा रहा हूँ, कल भी पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ के ही कीजिएगा, कोई दिक्कत। और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेंगे, लिखिए डेल टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी एम। एम क्या है जी, हाँ तो लिख लीजिए ये डेल टी बी इक्वल टू के बी एम। अच्छा एम का वैल्यू तो पता है, मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लो, के बी एम के जगह क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम ऐसे लिख देते हैं गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा और क्या होता है जी, मास होता है किसका, सॉल्वेंट का, अगर ये ग्राम में रहा तो, यही ना मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो देखो आपको इतने याद रखना है, ये तो इसके जगह हम पढ़े चुके हैं, पहले भी पढ़े, तो हम बोले ना पहले जो पढ़े उसका यूज होगा यहाँ क्वेश्चन करने में। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला बेस्ड ऑन किस पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस फॉर्मूला पे आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने के लिए। आया समझ में कौन से फॉर्मूला पे आएंगे, ये लिख लीजिए। हाँ टी टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं, बी आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। बॉइलिंग क्या, कौन, केवी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये गिवन रहेगा आपको कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अलग अलग रहता है, उसका नाम लिखवाते हैं अभी। हाँ जी लिखिए, वेयर केबी इक्वल टू, केबी का नाम पढ़िए, नाम में भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो लिखिए केबी। लिखिए इसको, मोलल से आया है ना, तो इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा और इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलता है, ए नाम ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, मोलल भी वही है। और लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और आपको अगर एग्जाम में आएगा, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसी नाम से पूछता है कि इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, ये नाम पूछेगा, अंडरलाइन करो इसको। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था सीबीएसई बोर्ड में, बता देता हूं सुनो, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मतलब किसका यूनिट पूछ रहा है, केबी का। तो जल्दी से निकाल के बताइए, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, जल्दी से बताइए। देखो ये क्या ही बड़ा क्वेश्चन था, केबी निकालना है ना, एम को कहां भेज दो, इधर, तो क्या आ जाएगा, डेल्टे एम, ये आएगा। अब
ये फॉर्मूला ऐसे रीअरेंज कर सकते हो क्योंकि इसका यूनिट नहीं चाहिए। अब इन दोनों का यूनिट रख दो, यही आएगा। अब तुमको किसका यूनिट नहीं पता, टेम्परेचर का यूनिट, ये कौन है, टेम्परेचर ही तो है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। एक बात बताओ, मोलालिटी का यूनिट नहीं पता, मोल पर केजी, कई बार आपको करवाया, मोल पर केजी। अब बताइए केजी ऊपर नहीं चला जाएगा तो केवी का यूनिट क्या आ जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। बताइए ये समझ में आया? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कल हम भी पूछेंगे आपसे। आ रहा है समझ में? ये आपका, और सुनिए एक चीज और, ये केवी इतने अच्छे से नहीं पूछेगा, हो सकता है इस नाम से भी पूछा, और ज्यादातर एग्जाम में इसी नाम से पूछा गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये मत कहना कि पढ़े भी नहीं किए थे, ये तो केवी बताए थे, इसीलिए सारा नाम यहाँ लिख दिए। और इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। बताइए इसमें किसका यूनिट आपको नहीं पता था, अब बस ट्राई करते तो निकल जाता। ठीक है, तो यहां तक लिख लो, कोई दिक्कत यहां तक? एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े। आज हम पढ़े केवल एक टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किस में ऐड करेंगे, प्योर वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, प्योर वाटर से। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन की ज्यादा होगी प्योर वाटर से। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस समय बॉइलिंग जो प्योर कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर किस, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है तो ये रहा सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन हमेशा इससे ज्यादा, इसीलिए बिलो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जितना बिलो जा रहा है उतना टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इन दोनों के गैप को ही क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को घटा दो, एक फॉर्मूला ये आ गया पहला। दूसरा, ये हम पढ़े किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी। याद रखना आरएलवीपी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ ये केवल मोलालिटी के, तो मोलालिटी ये कांस्टेंट, ये हटाए तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, केबी। केबी का दूसरा नाम, अरे ये वाला बोलो, बोलो ना रे, मुंह में छाले नहीं आएंगे इसे, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और उसकी यूनिट क्या आएगा, केल्विन केजी पर मोल। बात समझ में आ गया? न्यूमेरिकल हम कल करते हैं इस पे, ठीक है।